So good evening to all. So now we are going to discuss about the diseases. तो अब हम diseases start करने जा रहे हैं. यहाँ तक हमने कल कर लिया था. So now we are going to discuss about some important and common infectious diseases of humans. तो यहाँ पे हमने पहले किया था कि बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं. तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली डिजीजेस को स्टडी करने जा रहे हैं. तो बैक्टीरियल डिजीजेस स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो में. बैक्टीरियल डिजीजेस में नंबर 1 क्या है? टाइफाइड. टाइफाइड आपने सुना होगा. इसको एंटीरिक फीवर भी बोलते हैं. एंटीरिक फीवर पंजाबी में क्या बोलते हैं? टाइफाइड. कॉज. कॉज का मतलब क्या होता है? एटियोलॉजी. एटियोलॉजी मतलब व्हाट इज द कॉज? इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी which is a gram negative bacteria. Mode of transmission मतलब एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी यानी कि ये स्प्रेड कैसे होता है. ह्यूमन इन्फेक्शन इज मेनली डायरेक्ट एंड ओरल. डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? कंटेक्ट में आने से, टच करने से, किस करने से. ओरल मतलब कि जो हमारे सलाइवा वगैरह है वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शेयर हो जाए ड्यूरिंग केस, तो उस टाइम पे क्या है? ये फैल सकता है. बैक्टीरिया आर स्प्रेड थ्रू इंटेस्टिनल डिस्चार्जेस ऑफ टाइफाइड कैरियर्स. तो बैक्टीरिया कैसे जाता है? जब हम एक्सक्रीटा करते हैं, इंटेस्टिनल डिस्चार्ज छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है. These pathogens generally enter the small intestine through contaminated food and water and migrate to other organs through blood. तो ये हमारे खाने पीने की चीजों से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारे ब्लड से अलग अलग तरह के ऑर्गन्स में जाके रिजाइड करता है. इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट सिम्टम दिखने तक का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, विच इज अबाउट 1 to 3 वीक्स. तकरीबन 1 से लेके 3 वीक्स तक ये क्या करता है? हमारी बॉडी में परसिस्ट करता है. उसके बाद ये अपने सिम्टम शो करना शुरू कर देता है. क्लियर? नेक्स्ट, सिम्टम्स में क्या आता है? सिम्टम्स मतलब मैनिफेस्टेशंस. हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में किस हिसाब से डिस्टरबेंस होती है? सस्टेन्ड हाई फीवर. बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है इन द रेंज ऑफ 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में चला जाता है. बॉडी वीक फील करती है. स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है. कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन. हेडेक होता है, सर दुखता है. भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट. एंड इंटेस्टिनल परफॉर्मेशंस में लीड टू डेथ इन सीवियर केसेस. जब इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशंस मतलब पोर्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं तो उस केस में डेथ भी हो सकती है. इस कंडीशन को सीवियर केस बोलते हैं. तो डायग्नोसिस, हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं टाइफाइड को? इट इज डायग्नोस्ड बाय यूजिंग वाइडल टेस्ट. तो वाइडल टेस्ट कंफर्म करता है दैट वी हैव टाइफाइड फीवर. क्लियर? नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स. अब हम बच कैसे सकते हैं टाइफाइड फीवर से? तो डेफिनेटली प्रॉपर सैनिटेशन टेक्निक्स होंगी ताकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा उसको प्रॉपरली डंप किया जा सके. स्क्रीनिंग ऑफ वाटर एंड फूड सोर्सेज. स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? जाली से ढक के रखना चाहिए हमें अपने खाने पीने की चीजों को. टैब दैट इज टाइफाइड पैराटाइफाइड A and B वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट टाइफाइड.
विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 ईयर्स, 3 साल तक हमें टाइफाइड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टैब। टाइफोरल ओरल वैक्सीन, टाइफोरल नाम की एक ओरल वैक्सीन है, एक मेडिसिन है जो हम ओरली मतलब खा के ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर बीमारी हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या है, बीमारी लगने से पहले उसको प्रिवेंट करना, यानी कि वो बीमारी हमें लग ही ना सके। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्लोरमफेनिकोल इज द स्टैंडर्ड ड्रग अगेंस्ट टाइफाइड। तो क्लोरमफेनिकोल क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो इसके अगेंस्ट काम करता है। एम्पिसिलिन एंड क्लोरोमाइसिटीन आर आल्सो इफेक्टिव। तो एम्पिसिलिन क्लोरोमाइसिटीन ये भी क्या है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं विच आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द टाइफाइड। क्लियर। नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया जो हम कॉमन पंजाबी या हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं निमोनिया, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसकी एटियोलॉजी यानी कि इसको फैलाता कौन है, इट इज कॉज्ड बाय पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फैलाता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये नाम का बैक्टीरिया फैलाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person, that is it is an airborne disease। तो अनहेल्दी पर्सन जब स्नीज करता है या कफ करता है उस टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो एरोसोल के पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, तो उनकी इनहेलेशन करने से ये हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाता है। और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, जब हम ड्रिंकेबल ग्लासेस वगैरह शेयर करते हैं या चश्मा शेयर करते हैं तो उस टाइम पे भी ये फैल सकता है। और यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यूटेंसिल खाने पीने की जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको शेयर करने से भी ये फैल सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 3 days ओनली। तो तकरीबन 1 से लेके 3 दिन के अंदर अंदर ये अपने सिम्टम शो करना शुरू कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अगर सिम्टम्स यानी कि मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है, इन निमोनिया इन्फेक्शन अकर्स इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। जो हमारे लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, दैट इज एल्वियोलाई, और एल्वियोलर सैक वो फिल्ड हो जाते हैं, उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, वो म्यूकस के साथ फिल्ड हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइडी लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। तो सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया के अंदर, फीवर होता है, कंबनी छुटती है मतलब ठंड लगती है, चिल्स होते हैं, कफिंग, हेडेक, तो ये क्या है, जर्नल से सिम्टम है। इन सीवियर केसेस अगर निमोनिया काफी फैल जाए, इसकी प्रॉपर टाइमली केयर ना की जाए तो लिप्स एंड फिंगर्स में गेट ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। जो लिप्स हैं, फिंगर के नेल्स हैं, दे में चेंज देयर कलर फ्रॉम फर्स्ट ग्रे देन टू ब्लूइश। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, बाय डूइंग अ एक्सरे ऑफ द चेस्ट। तो चेस्ट का एक्सरे करके हम निमोनिया का पता कर सकते हैं। क्लियर। प्रिवेंटिव मेजर्स, तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको अलग से वार्ड में या घर के अलग रूम में रखना चाहिए, उससे प्रिवेंटिव मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं। अगर बीमारी हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक्स हैं इसके अगेंस्ट, लाइक पेनिसिलिन है या फ्लूक्लोजैक्लिन है। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे निमोनिया के अगेंस्ट काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिजीज इज प्लेग। चूहों की जो बीमारी होती है, जो चूहों से हमें फैलती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेग। इट इज आल्सो नोन एज बुबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ, क्योंकि इसमें जब डेथ होती है, बंदा मरता है, अगर इलाज ना टाइमली मिले तो बंदा काला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं।
इसकी एटियोलॉजी मतलब कारण क्या है फैलने का, कौन फैलाता है इसको, पैथोजन यर्सीनिया पेस्टिस फैलाता है। Yersinia pestis. Yersinia pestis is the pathogen which spreads this disease. Clear? इसकी epidemiology that is mode of transmission क्या होता है, तो ये एक डिजीज है जो चूहों से फैलती है। इट इज प्राइमरली अ डिजीज ऑफ rodents मतलब चूहे, बट एक्सीडेंटली अफेक्टेड मैन, तो ये इसने इंसान को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया। इट स्प्रेड्स फ्रॉम रैट्स टू रैट थ्रू रैट फ्ली, जो रैट फ्ली होती हैं, खटमल होते हैं रैट्स के, तो रैट टू रैट फैल सकता है तो खटमल के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, जीनोसाइला। बट when the infected rat dies, the fleas leave their body and can even bite man and inject plague germs into his blood. तो जब इन्फेक्टेड रैट की डेथ होती है तो उस केसेस में जो फ्लीज है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल के इंसान को भी बाइट कर सकती हैं ताकि इंसान में भी इंजेक्ट हो सके प्लेग। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कितने टाइम के बाद इसके सिम्टम दिखने शुरू होते हैं, अबाउट 2 to 6 days, तो 2 से लेके 6 दिनों के अंदर इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सिम्टम्स। तो इसके मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग से अलग क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, इसके अंदर भी हाई फीवर होता है विच इज अ जर्नल सिम्टम। Red patches appear on the skin which turn black and ultimately leads to death. तो ये क्या है, एक इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। तो बॉडी के ऊपर रेड पैचेस अपीयर करते हैं, धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाते हैं और अल्टीमेटली इट में लीड टू डेथ, जब वो काले पड़ने लग जाते हैं तो डेथ भी हो सकती है इंसान की। बुबोनिक प्लेग अफेक्ट्स लिम्फ नोड्स, तो बुबोनिक प्लेग हमारी लिम्फ नोड्स को भी, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। इट आल्सो अफेक्ट लंग्स, तो रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है। सेप्टिसीमिया प्लेग कॉजेज अनीमिया, तो जो प्लेग है वो हमें अनीमिया भी कॉज करता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है, बाय ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट करवा के हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इससे बचने के तरीके क्या हैं, बाय किलिंग द रैट्स एंड रैट फ्लीज, हमारे आसपास रैट या रैट फ्लीज हैं उनको हमें खत्म कर देना चाहिए, या फिर प्लेग के अगेंस्ट वैक्सीन है तो वो वैक्सीन का इंजेक्शन हमें लेना चाहिए ताकि हम प्लेग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके। ट्रीटमेंट, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन are the antibacterial drugs which are effective against plague. तो प्लेग के अगेंस्ट ये ड्रग्स क्या हैं, इफेक्टिव हैं। क्लियर? नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज कोश डिजीज, तो कोश साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था इसलिए इसको कोश डिजीज भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, यश्मा। इसकी एटियोलॉजी क्या है, कारण क्या है, कौन फैलाता है इसको पैथोजन फैलाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कैसे फैलता है ये, एपिडेमियोलॉजी क्या है, द बैक्टीरिया डैमेज द टिश्यूज एंड रिलीज द टॉक्सिन नेम्ड ट्यूबरकुलिन व्हिच प्रोड्यूसेस द डिजीज। तो हमारी बॉडी के अंदर जाके ये टिश्यू को डैमेज करके वहां से टॉक्सिन फैलाता है ट्यूबरकुलिन। तो ट्यूबरकुलिन कैसे फैलता है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स विद इन एयर, तो ये वेपर्स बनके हवा में चले जाते हैं और आगे एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका काफी वेरिएबल होता है, बट इट में वेरी टू 2 to 12 वीक्स, तो तकरीबन हाफ मंथ से लेके 3 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि 2 से लेके 12 हफ्तों के अंदर अंदर इसके सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं।
सिम्टम्स में जो जनरल सिम्टम है वो क्या है, फीवर। तो फीवर तो एक जनरल सिम्टम है बिल्कुल। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लाइक कफ, या फिर इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो क्या होता है, जब खांसी आती है उस टाइम पे ब्लड निकलता है बलगम के साथ, खांसी के साथ। पेन होता है चेस्ट के अंदर, लॉस ऑफ वेट एंड एक्सरसाइज, एक्सेसिव फटीगनेस, बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है शाम के टाइम पे, गले में खराश होती है, होर्सनेस ऑफ द थ्रोट, नाइट स्वेटिंग, रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत ज्यादा दिल की धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे हो सकती है इसकी, स्प्यूटम टेस्ट से। स्प्यूटम मतलब क्या होता है, बलगम। बलगम टेस्ट करके या थूक टेस्ट करके, सलाइवा टेस्ट करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है, हम कैसे बच सकते हैं फ्रॉम टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। तो बीसीजी एक वैक्सीन है विच इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट टीबी। तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या रहती है, बैसिलस कालमेट ग्वेरिन। बैसिलस कालमेट ग्वेरिन। अगर बीमारी हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसका इलाज कैसे होता है, आइसोनियाजिड, रिवाफमिन, पायराजिनोमाइड, इथेनबायोट and streptomycin are the drugs which are used for the treatment of the tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हम इन एंटीबायोटिक से कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिजीज इज लेप्रोसी छूत की बीमारी या कुष्ठ रोग भी बोलते हैं इसको, कुष्ठ रोग या छूत की बीमारी। अनटचेबल्स की जो प्रॉब्लम होती है, तो इस डिजीज को फाइंड आउट किया था हैंसन ने, तो इसको हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इसको फैलाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है इसका, यानी कि एपिडेमियोलॉजी, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, द बैसिलाई लीव। बैसिलाई मतलब बैक्टीरिया, क्योंकि ये रॉड लाइक होते हैं, इस तरह के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बैसिलाई। लीव द बॉडी इन नेजल डिस्चार्ज। जब हम नेजल डिस्चार्ज करते हैं, नाक में से जो लिक्विड निकलता है उसको बोलते हैं नेजल डिस्चार्ज। या फिर थ्रोट ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड इवन स्पीकिंग, एंड थ्रू ब्रोकन स्किन लीजन्स। जो हमारे कट वगैरह पड़ जाते हैं या छाले वगैरह फट जाते हैं तो वहां से भी ये फैल सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, 2 से लेके 5 साल का इंक्यूबेशन पीरियड है। 2 से 5 साल का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि 2 साल से लेके 5 साल के बाद ये अपने सिम्टम दिखाना शुरू करता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो स्किन हाइपोपिगमेंट, मतलब स्किन का जो व्हाइट से कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं, लाइट कलर स्किन हो जाती है, तो पैचेस बनते हैं स्किन के ऊपर। नोडुलेटेड स्किन, तो स्किन के ऊपर नोड्यूल्स भी बन जाते हैं, गांठें भी बन जाती हैं। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स एंड टोज, तो फिंगर्स एंड टोज क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, तो जिस पार्ट में अफेक्शन हुआ है, अफेक्ट हुआ है, उस पार्ट की टोटल लॉस हो जाता है, बिल्कुल वहां से सेंसेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे हो सकती है, बाय अ स्किन टेस्ट, लेप्रोमिन। लेप्रोमिन क्या है, एक स्किन टेस्ट है जिसके द्वारा लेप्रोसी को हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं लेप्रोसी का। क्लियर। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करके, उसको मेन मेंबर से, फैमिली मेंबर से अलग रख के। ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, द पेशेंट इज ट्रीटेड विद DDS, दैट इज डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन।
तो DDS नाम का एक एंटीबायोटिक है जो इसके अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है, या फिर डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजीन कैन आल्सो बी यूज्ड। तो ये तो आपको थोड़ा सा क्रैम करके ही चलना पड़ेगा पोर्शन, क्लियर है ना। नेक्स्ट इज द कॉलेरा। आपने सुना होगा हैजे की बीमारी कॉलेरा, जब लूज मोशन एक्सेसिव लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलेरा, दैट इज हैजा। तो फैलाता कौन है, इसको फैलाने वाला पैथोजन का नाम है विब्रियो कोलेरा। तो ये इस प्रकार का होता है विब्रियो कोलेरा, कॉमा लाइक। इसकी एटियोलॉजी क्या रहती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहती है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा फैलता है, या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के साथ, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है, उस टाइम पे भी ये फैलने के चांसेस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन 6 घंटे से लेके 2 से लेके 3 दिन के अंदर अंदर अपना इफेक्ट शो कर देता है कॉलेरा। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होता है, एक्यूट डायरिया, बहुत ज्यादा लूज मोशंस लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर से लिक्विड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी। स्टूल्स आर फ्रिक्वेंट एंड वाइट लाइक राइस वाटर, बहुत ज्यादा स्टूल्स आते हैं, लूज मोशंस लगते हैं, और जो स्टूल्स हैं वो भी कौन से कलर के होते हैं, राइस वाटर की तरह व्हाइट होते हैं। वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियां लग जाती हैं, इसके अंदर यानी कि क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से लिक्विड लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से पानी लॉस होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इसको डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, बाय स्टूल सैंपलिंग, मतलब जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसकी सैंपलिंग करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन मेथड यूज करके, बॉइलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी है उसको बॉयल करके, जो क्लोथ्स वगैरह है या हैंड्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश करके, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, और कॉलेरा के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो हमें लेनी चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, बाय टेकिंग ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्लियर, या फिर टेट्रासाइक्लिन ड्रग है जो इसके अगेंस्ट काफी इफेक्टिव पाया गया है। नेक्स्ट डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को हिंदी में भी डिप्थीरिया ही बोला जाता है। इसका कॉज क्या है, एटियोलॉजी क्या है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का पैथोजन इसको फैलाता है। एपिडेमियोलॉजी में देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, इट इज आल्सो एयरबॉर्न, तो ये भी ड्रॉपलेट से ही फैलता है, स्नीज करने से या फिर कफ करने से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 2 से लेके 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्लियर, 2 से 6 दिन का। सिम्टम्स, जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं जर्नल, जो हमारा नॉर्मल बॉडी रूटीन है उससे जब डिप्थीरिया होता है तो सिम्टम कैसे शो करता है, तो इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जलन होती है नेजल चैम्बर की इंटरनल लाइनिंग में, तो म्यूकोसा ऑफ नेजल चैम्बर की इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, गले में खराश रहती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, ठंड लगती है, कंबनी छुटती है, और साथ में फीवर भी होने के चांसेस होते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकते हैं, क्लियर। डायग्नोसिस, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, बाय थ्रोट कल्चर टेस्ट, जैसे कोरोना वायरस में करते हैं वैसे ही इसका हम थ्रोट कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, या टिश्यू कल्चर टेस्टिंग की जा सकती है। इससे बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, बेबीज जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवानी चाहिए विद इन द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ बर्थ यूजिंग DPT, दैट इज डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टेटनस वैक्सीन होती है DPT वैक्सीन, तो वो वैक्सीन 6 हफ्तों के अंदर अंदर लग जानी चाहिए बच्चे को। अगर डिप्थीरिया हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स होते हैं काफी, पेनिसिलिन इसके काफी इफेक्टिव पाई गई है, या फिर अरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग भी काफी इसके अगेंस्ट इफेक्टिव पाया गया है, क्लियर। नेक्स्ट इज पर्टुएसिस,
पर्टुएसिस दैट इज वूपिंग कफ, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, पर्टुएसिस। इसका कारण क्या होता है? इसको फैलाने वाले पैथोजन का नाम है बॉटेला पर्टुएसिस, बॉटेला पर्टुएसिस। फैलता कैसे है? बाय डायरेक्ट कंटेक्ट, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इंफेक्शन, सेम ही है, यानी कि स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 7 से लेके 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स वूप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने के टाइम पे आवाज आती है, आवाज आती है छाती में से, वूपिंग। इसको इसीलिए वूपिंग कफ बोला जाता है, वूपिंग कफ। इसकी डायग्नोसिस क्या है? इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? बाय नोज और थ्रोट कल्चर। तो नोज या थ्रोट का टिश्यू लेके उसकी कल्चरिंग करके वहां से टेस्टिंग की जा सकती है पर्टुएसिस की, वूपिंग कफ की। क्लियर? नेक्स्ट, अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो इससे बच कैसे सकते हैं हम? बाय यूजिंग डीपीटी वैक्सीन। जैसे हमने डिप्थीरिया के टाइम पे डिस्कस किया था, तो डीपीटी वैक्सीन should be administered to the babies in the first 6 weeks of the birth। तो पहले 6 हफ्तों के अंदर अंदर डीपीटी की वैक्सीन दे देनी चाहिए बच्चों को। इसका इलाज क्या है? एरिथ्रोमाइसिन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट पर्टुएसिस। क्लियर? नेक्स्ट इज टेटनस, टेटनस और लॉक जॉ। टेटनस, इसको हिंदी में पंजाबी में भी टेटनस ही बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इसको फैलाने वाले पैथोजन का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नाम के पैथोजन के द्वारा ये एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? किसी कट के द्वारा। जब कोई कट वगैरह लग जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, मोस्टली रस्टेड आयरन के द्वारा, जो जंगाल लगी हुई लोहा होता है, या फिर जब हॉर्सेस बाइट कर लेते हैं हमें, तो उस टाइम पे ये फैलने का काफी डर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 3 से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या हैं? काफी स्पेसिफिक सिम्टम है इसके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यूरोटॉक्सिन दैट इज टेटनोस्पास्मिन विच एक्ट एज एन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो हमारे नर्वस और मसल्स के जंक्शंस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पे टेटनोस्पास्मिन अटैक करता है और उसको डिग्रेड कर देता है। वहां पे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्स लेके आते हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट तक, उनको डैमेज कर देता है। जो हमारा जॉ है, जबाड़ा, वो खुल नहीं पाता, रिजिड हो जाता है, उसकी मसल्स क्या हो जाती हैं? काफी खींची जाती है। स्पासम, वहां पे क्या हो जाता है? खिंचाव पड़ता है जॉस के पास। एंड पैरालाइसिस में आल्सो अकर, तो पैरालिटिक अटैक हो सकता है टेटनस के टाइम पे। डायग्नोस, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, देख के उसके जॉस से पता चल जाता है, या फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसके चोट वगैरह से पता चल जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे बच कैसे सकते हैं? बाय टेकिंग एंटी टेटनस सीरम। अगर कोई जंगाल लगा हुआ लोहा हमारे बच जाए या कोई हमें एनिमल बाइट कर ले, तो ATS एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन हमें इफेक्टिव काम करेगा। या फिर डीपीटी वैक्सीन, वही है डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टेटनस, ये तीनों के अगेंस्ट काम करती है डीपीटी वैक्सीन। इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? टेटनस एंटीटॉक्सिन्स। तो टेटनस के अगेंस्ट काफी एंटीटॉक्सिन्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं टेटनस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उससे ट्रीटमेंट लेने के लिए। क्लियर? तो मैंने नोट्स के अंदर यहाँ पे सारी बैक्टीरियल डिजीजेस का पूरा चार्ट बनाया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस की, लाइक टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टेटनस। तो साथ में क्या है? पैथोजन भी दिया हुआ है। पैथोजन मतलब एटियोलॉजी के बारे में भी बताया गया, एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी बताया गया, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स यानी कि मैनिफेस्टेशंस,
प्रोफिलैक्सिस मतलब उससे बच कैसे सकते हैं, और ट्रीटमेंट उसका इलाज क्या है। तो इस चार्ट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आप यूज कर सकते हो चार्ट फॉर क्विक रिवीजन। यहां पे 2 डिजीजेस और दी हुई हैं। सबसे पहले कौन सी दी हुई है, गनोरिया। Gonorrhea and syphilis both are STD, that is sexually transmittable diseases. जो sexually transmit होती हैं वो है दोनों gonorrhea and syphilis. Gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae. तो पैथोजन का नाम क्या है, Neisseria gonorrhoeae. तो ये फैलता कैसे है, थ्रू एसटीडी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, 2 से लेके 10 दिन। होता क्या है इसमें, सिम्टम क्या है, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि जो पेनिस है या फिर वेजाइना है या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग है फीमेल के अंदर, तो उसकी इन्फ्लेमेशन, जलन महसूस होती है। तो इसको हम बच कैसे सकते हैं, बाय अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन। जो देह व्यापार करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, उनसे बच के हम क्या कर सकते हैं, इससे बचा जा सकता है गनोरिया से। इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आर बोथ इफेक्टिव। अगर साइफिलिस की बात करें तो ये भी क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो पैथोजन ट्रेपोनीमा पैलिडम फैलाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 3 हफ्ते 3 वीक्स तक रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की। ये भी प्रोस्टिट्यूशन अवॉइड करने से प्रिवेंट किया जा सकता है। और इससे हम इलाज कैसे ले सकते हैं, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, ये क्या होते हैं, ये 2 तरह के एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द साइफिलिस। क्लियर? So this was all about the bacterial diseases. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में। तो बैक्टीरियल डिजीजेस को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, यहाँ पे अच्छी तरह से आप इसको याद रखने का कोई वे बना लेना। तो मैंने अपने वे से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और एक चार्ट के द्वारा, इस चार्ट के द्वारा सारी बैक्टीरियल डिजीजेस को सम अप किया है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।